हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल एनसीईआरटी 11th क्लास की जो देख रहे हैं, यानी भारत का भौतिक पर्यावरण के नाम से वहाँ पे भी है, उसी का ये थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा पार्ट यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसको भी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए, यदि आप पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है वो भी जारी रहेगी। और यहाँ पे जो ऐप डाउनलोड करना, आप जीएस बाय दिवाकर करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इसके अलावा पेड टेस्ट टेस्ट सीरीज भी है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या एमपी वर्ग 1 या झारखंड पीजीटी की। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्योंकि कल हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे, कि आपका भूवैज्ञानिक जो विभाजन है भारत का, वो 3 खंडों में था। ठीक है, जो भूवैज्ञानिक की हम लोग बात कर रहे थे, ये टोटल 3 खंडों में था। और लेकिन जो आपका भौतिक विभाजन है, ये कितने खंडों में था? ये टोटल आपका 6 खंडों में था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन यदि हम लोग यहीं पे बात करेंगे एसपी चटर्जी का जो भारत का राजपत्र है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 4 था। तो कल वाला जो वीडियो उसको देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने पहला जो उत्तर का हिमालय पर्वत, ठीक है, उसको हम लोगों ने देख लिया था, उसको क्लियर कर लिया था। अब हिमालय में कुछ और डिटेल आपको जानने हैं, तो पहले हम लोग उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में जो है, जैसे कल का लेक्चर था वैसे ही लास्ट में हम जो है फैक्ट्स आपको पूरा मैदान का और हिमालय पर्वत का वो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए उत्तर का विशाल मैदान यहाँ से समझते हैं। तो उत्तर का जो विशाल मैदान बना हुआ है, फिगर एक बार आपका यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, इधर आपको आना नहीं है। ये आपका हो गया, और इधर यहाँ पे आपका क्या है कि ये आपका सिंधु हो गया। ठीक है, इनसे निर्मित ये आपका पूरा मैदान जो है यहाँ तक आपका। ठीक है, ये आपका गंगा मैदान हो गया। इधर से जो आपका है ये कौन सा है? ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। और इधर आपका यहाँ पे आपका सिंधु का मैदान हो गया। और इसके अलावा यदि आप बात करें यहाँ पे पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय, ठीक है, ये रफली मैंने यहाँ पे बनाया, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो तटीय मैदान का एक अलग पार्ट है। अभी इसमें केवल हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये आपका उत्तर के विशाल मैदानों की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है ये पूरा उत्तर भारत का मैदान जो है किन नदियों से मिलकर बना है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। कैसे बना हुआ है? इनके द्वारा जो जलोढ़ का निक्षेप लाया गया, ठीक है, उसके द्वारा बना हुआ है। क्योंकि ये वाला रीजन पहले क्या था, एक प्रकार से जियो सिंक्लाइन था, यानी कि भू अभिनति थी, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों ने अपने निक्षेप को यहाँ पे जमा किया, और इस मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो चौड़ाई है 150 से लेकर 300 किलोमीटर है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जलोढ़ का निक्षेप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1000 से लेके 2000 मीटर तक जलोढ़ का निक्षेप होता है। और यह उत्तर और दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपका यूजीसी में भी पूछा गया प्रश्न है, और आपका जो केवीएस पीजीटी हुआ है उसमें भी ये सेम प्रश्न ही पूछा गया था। ठीक है, जलोढ़ मैदानों के बारे में ये सेम प्रश्न आपसे उसमें पूछा गया है। कैसे पूछा था कि ये देखिए, मैदानों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण में। अब उत्तर से दक्षिण में यानी कि इधर से इधर। तो ये सबसे ऊपर आएंगे, आप क्या मिलेगा? भाबर मिलेगा। भाबर वहीं जहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ये सभी होते हैं, तो यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं? समा जाती हैं। समा कैसे जाती हैं? और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पे जब जल आएगा, ये घुलेंगे तो है नहीं, तो जल क्या होगा? इसके नीचे चला जाएगा, और तराई वाले क्षेत्रों में ये नदियाँ आपका आके दिखती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये मैदान है, ये क्या है? जलोढ़ मैदान है। तो यदि हम लोग ऊपर से नीचे यहाँ से उत्तर दक्षिण है, तो ये भाबर, तराई और जलोढ़ का ये आपको एक कॉन्सेप्ट दिखता है।
ठीक है। अब जो उत्तर का ये विशाल मैदान है, इसके निर्माण की बात करें, जो एनसीईआरटी में आपका मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका जो निर्माण हुआ ये आपका क्वाटरनरी टाइम पीरियड में या नियोजोइक इरा में, ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प के आसपास हुआ था। ठीक है, कैसे? क्योंकि पहला जो सबसे नवीनतम भूखंड आपका हिमालय माना गया कि टर्शियरी था। हिमालय के उत्पत्ति के बाद जो है इनका निर्माण हुआ क्वाटरनरी या नियोजोइक इरा में, ठीक है, जिसमें होलोसीन या प्लिस्टोसीन आप कह सकते हैं। और ये वाला जो रीजन पूरा ये टेथिस भूसन्नति भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे खादर और बांगर दो तरह की मृदाएं होंगी, जो जलोढ़ मृदाओं का एक प्रकार है। आगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाते हैं। जलोढ़ मैदानों को आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका क्या है, खादर है, एक बांगर है। अब खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है? बांगर जो है, जैसे आपका ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसके नज़दीकी जो सॉइल होंगी, जो मिट्टियाँ होंगी, जो प्रायः क्या होंगी, बाढ़ग्रस्त हो जाया करेंगी, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका खादर कही जाएंगी। तो ये जलोढ़ मिट्टियों का ही प्रकार है। और इससे दूर ये जो मिट्टी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है, जो इन नदियों का प्राय बाढ़ क्षेत्र यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो ये नदियाँ क्या हो जाएंगी, ये बांगर कही जाएंगी। और इन नदियों सॉरी, ये जो मिट्टी है इसे बांगर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नदी का जो पानी है पहुँच नहीं पाता, और इसमें जो निक्षेप जो है बराबर हो नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आपका खादर होता है इसमें प्रायः जो निक्षेप होते रहते हैं, तो खाद वगैरह यहाँ पे आपका उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है। तो बांगर क्या है, ये पुरानी उपजाऊ मृदा होती है, और इसमें जो रंध्रों के बीच की दूरी क्या होती है, अभी बढ़ जाती है, दूर दूर हो जाती है, क्योंकि ये पुरानी मृदा होती है और इसका उपजाऊ क्षमता जो है ये खादर की अपेक्षा कम होती है। ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया भाबर जो है, ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है। इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत चोटियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ भारी जलभार जैसे बड़े सैल या गुलास जमा कर देती हैं, और कभी कभी स्वयं इसी में क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो समझ में आई बात? यदि हम लोग यहाँ पे सबसे ऊपर ये शिवालिक माने, तो शिवालिक के नीचे क्या हो जाएगा, आपका भाबर एरिया आएगा। और भाबर में क्या होगा, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे, और इसमें जो है कभी कभी नदी खुद समा जाती है। ठीक। तो भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। अब सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे आपका शिवालिक है। शिवालिक के नीचे आएंगे तो क्या है, ये आपका भाबर है। और भाबर के नीचे आ जाएंगे तो ये वाला एरिया क्या है, ये तराई क्षेत्र कहा गया, जिसकी चौड़ाई क्या है, 10 से लेके 20 किलोमीटर है। और भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती हैं। और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, वाहिकाएं मतलब कि इनमें जो धाराएं हैं एक निश्चित नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अनूप बन जाता है, यानी घुमावदार ये आपका बनेगा, ठीक है, जिससे तराई कहा जाता है। यह क्षेत्र क्या होता है, ये वनस्पतियों से ढका हुआ होता है। चलिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट और मिला, क्या, कि जो तराई क्षेत्र है ये प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका रहता है, और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर भी होता है। ठीक है। तराई से जैसे ही आप दक्षिण में आएंगे तो फिर क्या होता है, तब यहाँ से आपका मैदान चालू होता है। और इन्हीं मैदानों में जो पुराना मैदान होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बांगर बोलते हैं। जो नया जलोढ़ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया गया। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनीय और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां देखी जाती हैं। अब चलिए, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ये तराई भी ध्यान रखिएगा, और ये नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं। प्रौढ़ावस्था कब, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करेगी, यानी कि पूरा एनर्जी के साथ, ठीक है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। तो युवावस्था में क्या करेगी, ये आपका जो नदियाँ युवावस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण करेंगी, या आपका कार्ज और कैनियन का निर्माण करेंगी। ठीक है। प्रौढ़ावस्था में क्या होगा, इनका थोड़ा सा वेग कम हो जाएगा, ऊर्जा स्थिर बन जाएगी। और इस समय क्या निर्माण करेंगी, ये बालू रोधिका का निर्माण करेंगी, विसर्पों का निर्माण करेंगी, गोकुर झीलों का निर्माण करेंगी, गुम्फित नदियां भी पाई जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही तराई से दक्षिण में आएंगे, ये सभी स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी आपको।
तो कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए, यदि आप हिमालय से या शिवालिक से दक्षिण में उतरेंगे या दक्षिण में आप घूमेंगे टहलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? भाबर मिलेगा, यानी कि किस क्रम में मिलेगा? भाबर, तराई मैदान मिलेगा या जलोढ़ मैदान मिलेगा, ठीक है? या इसमें प्रौढ़ावस्था में, या जो नदियों का स्थल रूप है, चाहे निक्षेपणात्मक या आवर्धनात्मक, किस तरह के स्थल रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो बालू, रोदिका, बिसर, गोखुर, झीलें, गुम्फित नदियाँ ये देखने को मिलेंगी। और यहीं देखिए आपका ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदान है, ये नदी द्वीप और बालू रोदिकाओं की उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। नदी द्वीप के रूप में आप लोग जान ही रहे हैं, माजुली द्वीप। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में क्या होता है, समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं भी बनाती रहती हैं। नदियां क्या करेंगी, अपना रास्ता बदल के यहाँ पे गुम्फित यानी कि जो समा जाएगी। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं, जैसे आपका सुंदरबन डेल्टा हो गया। सामान्य तौर पर यह जो मैदान एक ऐसा सपाट है जिसका समुद्र तल की ओर से ऊंचाई जो है 50 से 100 मीटर के आसपास है। और यहीं हम लोग बात करें हरियाणा और दिल्ली राज्य में सिंधु नदी तंत्रों की, तो सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जो है ये क्या करते हैं, जल विभाजक का काम करते हैं। सिंधु और ये आपका दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा जो है क्या करते हैं, ये जल विभाजक का काम करते हैं। विभाजक का मतलब कोई उच्चावच भूभाग जो है ये आपका इसमें इसको डिवाइड करें। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पे यदि आप फिगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे प्रवाहित होती है। यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या करती है, उत्तर पूर्व में। तो सबसे पहले ये आपका इधर से बहेगी उत्तर पूर्व से होते हुए, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगी दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये धुबरी के समीप यह नदी किधर हो जाती है, इधर दक्षिण में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप जो ब्रह्मपुत्र नदी है कैसी होती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है और 90 डिग्री मुड़ भी जाती है। अब यहाँ से देखिए हम सहायक नदियों की बात करेंगे, ये अपवाह तंत्र में आपका पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा। अभी और भी कुछ इसमें बताना बाकी है। 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ कई प्रकार की फसलें, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, या आपका जूट हो गया, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ये उगाए जाते हैं। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाएगा। तो सोचिए कि जहाँ पे उपजाऊ मृदा मिलेगी, जल की उपलब्धता रहेगी, तो वहाँ पे अच्छी फसलें भी होंगी और जनघनत्व भी होगा, यानी कि लोग भी वहाँ पे निवास करेंगे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो इसको देखने से पहले आप एक बार फिगर पे आ जाइए, क्योंकि फिगर यहाँ पे पहले से ही ऐड है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का ये फिगर है, इसमें ऐड है। देखिए नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपका लूनी नदी है, ये यहाँ पे कक्ष के रन में आके समा जाती है। ये देखिए चंबल नदी आपका यमुना में मिलती है, सिंधु भी आपका यमुना में मिलती है। और इधर देखिए ये आपका जो है यहाँ पे है, ये कैमूर रिवर है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, कैमूर श्रेणी के पास एक नदी आती है जो यमुना में ही मिलती है। इसके बाद आपका जो सोन नदी है, ये गंगा वाला है, ठीक है, ये गंगा का है। इधर यहाँ पे इलाहाबाद में जो है ये सब एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं। प्रयागराज में यहाँ पे सोन नदी का संगम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कोसी नदी का संगम होता है, ठीक। और यही जो पूरा है, ये देखिए मेंशन किया गया ना उत्तरी मैदान, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो यही है। इसके अलावा देखिए आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी की हम लोग बात करें, ये नमचा बरवा पर्वत है, यहाँ इसको जो है सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। जैसे ही ये देखिए आपका कहाँ से, यहाँ से प्रवेश कर रही है उत्तर पूर्व से, इधर ये देखिए आपका क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई। दक्षिण पश्चिम होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका धुबरी के निकट ये आपका यहाँ से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने लगी। तो ये आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये सब डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा गया, सुंदरबन डेल्टा कहा गया था,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका महानदी है, ये आपका थाला बना रही है यानी कि डेल्टा बना रही है। अब श्रेणियों की बात आगे हम लोग करेंगे, तो श्रेणियाँ यहाँ से आप देखते हुए चलिएगा कौन सी किस राज्य में श्रेणियाँ हैं। ठीक है। और ये पूर्वी तटीय या पश्चिमी तटीय मैदान आगे देखा जाएगा, क्योंकि वो भी आपका एक वर्गीकरण में ही शामिल है। ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से आप देख लीजिए, वो आकृति खंडों में जो डिवाइड किया गया है, ये आपके टोटल 6 पार्ट हैं। और ये आपको याद भी है, बस ये है ध्यान रखना है सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब आप लिखते हैं तो ये अति महत्वपूर्ण होता है कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहें आप या प्रायद्वीपीय पठार कहें, तो नदी मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ जो प्रायद्वीपीय पठार जो है तिकोने आकार वाला कटा फटा हुआ भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, ये क्या है, ये अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची या कार्डमम पहाड़ियाँ। और प्रायद्वीप पठार की सीमाएं ये निर्धारित करती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका, इसकी सीमाएं कौन निर्धारित करता है? पश्चिम में जो गिर पहाड़ी है, दक्षिण में जो इलायची या कार्डमम पहाड़ी है, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में दिल्ली, ठीक है, और जो आपका अरावली का विस्तार है जिसे कटक कहा गया, ये आपका, और पूर्व में जो राजमहल पहाड़ियाँ जो है इसको डिफाइन करते हैं कि यानी कि इनके बीच जो विस्तार है किसका है, वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में क्या है, ये आपका कार्डमम या इलायची हो गया। ठीक है। पश्चिम में क्या है, गिर पहाड़ी हो गई, और पूर्व में क्या है, राजमहल पहाड़ी हो गई। ठीक है। चलिए इसके अलावा जो इसका विस्तार है, कल हम लोगों ने देखा था कि कार्बी एलांग जो पठार है, ये भी आपका क्या है, इसी भूखंड का हिस्सा है। जो आपका मेघालय पठार है वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है। तो अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, ये भी इसके हिस्सा हैं। भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से भी ये आपका एक है। सामान्य तौर पे हम लोग बात करें तो प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से, चलिए यहाँ पे आपका एक बना भी दिया जाए, जैसे इधर आप पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो ऊंचाई यहाँ पे क्या होगी, कम होती चली जाएगी, यानी ये उठा हुआ भाग है, ये दबा हुआ है। ठीक है। जिसका प्रमाण यह है कि नदियों का जब बहाव, अब प्रमाण भी समझ लीजिए, यहाँ से आपका महाबालेश्वर या त्र्यंबक पठार से नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी निकलती हैं, और वो कहाँ जाती हैं आपका, बंगाल की खाड़ी की तरफ, जबकि बगल में ही अरब सागर, उसकी तरफ क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसका जो ढाल है वो किधर है, पूर्वी तटीय मैदान यानी पूर्व की ओर है। ये प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में आपका नर्मदा और तापी गिर रही है, इधर आपका पेरियार वगैरह है। ठीक है। तो कुछ स्थलाकृतियां भी आपको यहाँ पे बतानी है इसके बारे में, जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र में मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों की हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए टार है, ब्लॉक पर्वत आपको मिलेंगे, भ्रंश घाटियां मिलेंगी, पर्वत स्कंद हो गया, नग्न चट्टान संरचना भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। टिकरी या हमोकी है, पहाड़ी श्रृंखलाएं, और क्वार्टजाइट यानी डाइक्स, सिल डाइक जो है, ठीक है, ये शामिल है। क्योंकि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया जाता है वो ज्वालामुखी मृदाओं का है, या ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे हुए थे, उसी से बनी मिट्टी का है। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये लावा निर्मित मृदा होती है। ठीक है। कैसी है, लावा निर्मित मृदा होती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, ठीक है, भू उत्थान, उत्थान हो गया, निमज्जन का मतलब नीचे, तो भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से ये गुजरे, यानी कि जो भ्रंश और ये भीमा भ्रंश का उल्लेख यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि वहां पर बार बार जो है भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। ठीक है। भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातली विविधताएं भी पाई जाती हैं। और जो ये पठार है, इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड, यानी कि आपका जो इस पठार के उत्तर पश्चिम में यानी इधर क्या पाया जाएगा, खड्ड या महाखड्ड पाए जाएंगे।
चंबल, भिंड, मुरैना ये खंड के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी वाला हो गया, ठीक है, चंबल, भिंड, मुरैना ये आपके बैड लैंड है, ठीक है, उत्खाद भूमियां या इसे खड्ड आप कह सकते हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं मेन रूप से। एक आपका दक्कन का पठार, मध्य उच्चावर्ती भूभाग या इसे केंद्रीय मध्यवर्ती भूमि भी कहा जाता है, और उत्तर पूर्वी पठार भी इसे कहा जाता है, ठीक है।